स्टूडेंट्स, आपके क्लास 11th सीबीएसई हिंदी एनसीईआरटी में वितान में पाठ 1 लता मंगेशकर जी के बारे में हम आपको वीडियो दे चुके हैं। अब दूसरा पाठ आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान की रजत बूंदें। जिस तरह से बताया गया कि सीबीएसई में इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, उसमें ब्लूप्रिंट में यानी पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र प्रारूप में आपका वितान केवल 10 नंबर का वितान से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम राजस्थान की रजत बूंदे पाठ को समझेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताते हुए कि किस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनमें किस तरह के प्रश्न बनेंगे, फिर वो अगले वीडियो में दूंगी। आज आपको राजस्थान की रजत बूंदे पाठ जो अनुपम मिश्र जी द्वारा रचित है, इस पाठ को आज आपको समझना होगा। राजस्थान की रजत बूंदे, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रजत शब्द का अर्थ क्या होता है। रजत शब्द का अर्थ होता है चांदी, यानी कि राजस्थान की चांदी जैसी बूंदें, जिसको समेटना, जिसको संरक्षण करना, जिसको सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो जल है वो कितना कहना चाहिए कि हम जीवन के लिए, वैसे तो जल उपयोगी है ही है सभी के लिए, लेकिन हम मैदानी इलाकों में देखते हैं जिस तरह से कि जल की बहुत बर्बादी होती है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार वो कैसा जानते हैं क्षेत्र कैसा है, वो राजस्थान पानी, वहाँ पर पानी की कमी है, रेतीला है, वहाँ पर रेत है ज़्यादा और गर्मी अत्यधिक पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर पानी की वर्षा भी कम होती है और वर्षा के प्राकृतिक रूप से भी वहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। तो इस राजस्थान की रजत बूंदों को आखिर कौन इकट्ठा करता है, वो कौन है, आपको बताएंगे आज हम। राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार का पानी पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में भी पानी के प्रकार हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। राजस्थान में पानी के 3 प्रकार हैं। पहला आप समझिए, इसमें मैं बताती चलती हूँ। पालर पानी है पहला। पालर पानी यानी कि जो तालाब वापियों में बना हुआ आपको मिलेगा, जो पानी ऊपर गड्ढों में भरा रहता है, उसे कहते हैं पालर पानी। यानी कि गड्ढों में, तालाबों में, वापियों में इस तरह से बना करके जिनमें ऊपर जल बरसता है जो, या फिर किसी स्रोत के द्वारा ऊपर पानी भरा रहता है, जो आमतौर पर जानवरों के और घरेलू कामकाज के काम आता है जो पानी, उस पानी को हम पालर पानी का नाम देते हैं। पालर पानी वहाँ कहा जाता है। दूसरा पानी होता है पाताल पानी। तो ये तो समझ में आया कि पालर पानी जो है वो ऊपर उथला हुआ जल है, जो ऊपर पृथ्वी के ऊपर प्राप्त होता है, उसे पालर पानी कहते हैं। पाताल पानी जो प्राप्त होता है वो होता है कुएं से, उसका स्रोत है, कुएं है उसका स्रोत, यानी कि आपको जो भूजल से प्राप्त होता है, भूजल यानी कि पाताल से जो पानी प्राप्त होता है, कुएं में बना हुआ, आपको इस तरह से कुआं बना हुआ है और उसमें आपको पानी प्राप्त हो रहा है, वो कुएं में बना हुआ पानी भूजल कहलाता है। ये पाताल पानी कहलाता है, जो कि वर्षा से सीधे धरती पर समा जाता है और धरती के भीतर जाकर वो पाताल में मिल जाता है, इसलिए उसको पाताल पानी कहते हैं। तीसरा पानी है प्राप्त जो होता है वहाँ, वो है रेजानी पानी। इसी पानी को हम कहते हैं राजस्थान की रजत बूंदें। रेजानी से भी आप याद रख सकते हैं कि रेजानी पानी और रजत बूंदें, रा से दोनों के मिल रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में इस तरह के प्रश्न से आप याद रख सकते हैं। याद करने का एक ट्रिक भी है कि रजत बूंदे क्या है, रेजाड़ी पानी, जो कि मीठा पानी कहलाता है, इसे कहते हैं मीठा पानी। और ये कहाँ प्राप्त होता है, अब आपको जानना होगा। ये प्राप्त होता है कुएं से। कहाँ से प्राप्त होता है? कुएं से। कुएं का ये स्त्रीलिंग शब्द है, कुआं पुल्लिंग शब्द है, कुएं स्त्रीलिंग है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कुएं और कुएं में क्या समानता है, क्या असमानता है। तो असमानता यही है कि कुएं का जो व्यास होता है
वो बहुत चौड़ा होता है और कुएं कुछ इस आकार में बनाई जाती है जो कि पतले मुंह की होती है और इसके अंदर खीप की रस्सी से गोला किया जाता है और इसके जिससे कि ये मिट्टी भसके ना। और इसमें यहाँ पर जहाँ पर भी कहीं रेजानी पट्टी होती है, रेजानी पानी की, रेजानी एक वो होता है, रेजानी पानी होता है जो कि खड़िया पट्टी पर होता है। कहाँ होता है? इसे कहते हैं, यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं खड़िया पट्टी। ये पानी जो होता है वो सीधा भूजल में न मिलकर एक विशेष प्रकार की पट्टी चलती है, मोटी पट्टी, जो चूने और पत्थर और तरह तरह की तत्वों, खनिज तत्वों से युक्त होती है। वो पट्टी जिसे कहते हैं खड़िया पट्टी। और ये खड़िया पट्टी पता कैसे चलती है? इसके पता चलने का बड़ा आसान तरीका है। जब वर्षा का जल धरती पर गिरता है तो जहाँ पर तुरंत सूख जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जमीन है, जो यहाँ पर पानी जो वर्षा से यहाँ से बरस रही है बूंदे, और ये सब पानी सीधे अंदर चला जा रहा है, ये पाताल में जाकर मिल जाता है, तुरंत सूख जाता है, तब वो पानी कहलाता है पाताल पानी, क्योंकि वो कुएं से प्राप्त होता है। और ये कुएं से प्राप्त पानी कैसा होता है? खारा होता है, जो कि घरेलू कामकाज में तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसे पानी के पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुएं का पानी होता है मीठा पानी, जिसे कहते हैं रेजानी पानी। इस प्रकार पानी के 3 प्रकार हैं, पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। आपको इस चित्र द्वारा मुझे लगता है और इस विधि द्वारा, और ये जो कुएं होती है इसका मुंह सकरा होता है, इसका गहराई तो बहुत होती है लेकिन इसका व्यास बहुत कम होता है। जैसे आपको उदाहरण दे कि एक जग में अगर आप 1 गिलास पानी डालेंगे तो जब कोई बर्तन ऊपर से डालकर उस पानी को निकालना चाहेंगे तो उससे बहुत कम पानी निकलेगा, लेकिन अगर वही पानी ग्लास में भरा होगा तो आप किसी बर्तन को उसके अंदर डुबोएंगे, छोटे बर्तन को, तो वो पूरा भर कर निकलेगा। बस यही व्यवस्था है। खड़िया पट्टी पर से जो पानी निकलता है वो ऐसी भूमि है मरुस्थल की जहाँ डायरेक्ट पानी सीधे नहीं सूख जाता बल्कि धीरे धीरे करके सूखता है। यही पहचान होती है कि यहाँ पर खड़िया पट्टी चल रही है। तो क्या होता है कि जहाँ पर पानी भूमि हो ऐसी, और वहाँ पर पानी काफ़ी समय तक भरा रहे, जो पानी बरसात से आ रहा है वो पानी काफ़ी देर भरा रहने के बाद फिर धीरे धीरे जाता है और खड़िया पट्टी पर जाकर रुक जाता है, खड़िया पट्टी पर रुक जाता है, तो वो पानी रेजानी पानी कहलाता है। वहीं से मिलता है मीठा पानी, और वो 5-6 घरों के बीच में होता है। रेजानी पानी बूंद बूंद कर रिसने की एक प्रथा है, नेति नेति जैसा कुछ जादू है। कहना चाहिए कि एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी जो कि रोज प्रतिदिन एक अंडा देती थी। तो ये कहानी खड़िया पट्टी पर अवतरित बनाई गई कुएं इस कहानी को सार्थक करती है। प्रतिदिन 2 से 3 बाल्टी पानी, जो कि 4 से 5 घरों के बीच में बटता है, और वो पानी खाने, बनाने और पीने के काम आता है। यही है राजस्थान की रजत बूंदे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो। मैं अगले वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगी और कमेंट बॉक्स में आपको उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के कैसे पूछे जाएंगे वो प्रकार भी बताऊंगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।